मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें 4 दिन पढ़कर, मतलब एग्ज़ाम के पहले की जो 4 दिन, वो 4 दिन पढ़कर 70 में से 40 से 50 और उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो जो सब्सक्राइबर और बेल आइकन बटन दिख रहा है वो ठोक दो। सब्सक्राइबर और बेल आइकन जरूर ठोकना, ठीक है। और क्या, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो की लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी सुकांत सर, और मैं एक दोस्त की तरह आप लोगों को बोलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते, ठीक है। और मैं असम की बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 20 में एसामीज़ में भी बोलूँगा, क्योंकि मेरा कुछ एसामीज़ मीडियम का भी स्टूडेंट है, तो एसामीज़ मीडियम में भी बोलना पड़ेगा। सो पहला जो तुम्हारा सोलिस्टेज चैप्टर है, तो सोलिस्टेज चैप्टर में से क्या पढ़ोगे? पहला तो फर्स्ट ये एक पढ़ लेना चाहिए, वाई ए ग्लास आर कंसिडर्ड ए सुपर कूल लिक्विड। मतलब इन एसामीज গ্লাছক কিয় অতি শীতলীকৃত জুলীয়া পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়, ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड, ये भी बिल्कुल पढ़ लेना। और दोस्तों, मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल, इसका मतलब बुक्स के अंदर तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक्स है, और एनसीईआरटी तुम पेन पेपर निकाल लो, एनसीईआरटी बुक भी निकाल लो, और क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स के मैं जैसे बोलते जाता हूँ वैसे मार्क करते जाओ। जो अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल, इसका मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बुक्स में कुछ क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि इंटेक्स मतलब बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन दिया नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक्सरसाइज बोलूँगा, उसका मतलब जो एक्सरसाइज है, तो ठीक है, ध्यान रहे। चलिए शुरू करते। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें पढ़ना है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एससीसी, बीसीसी, फिर एफसीसी आ गया, फिर ईसीसी आ गया। एंड इन यूनिट सेल में कितना नंबर्स ऑफ एटम्स होता है, नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। मतलब इन एटम में जैसे बीसीसी में एक एटम होता है, फिर उसके बाद एफसीसी हो गया, सॉरी बीसीसी में एक एटम नहीं होता है, सॉरी एससीसी में एक एटम होता है, बीसीसी में 2 एटम होता है, एफसीसी में 4 एटम होता है, फिर ईसीसी में 2 एटम होता है। तो ये सब तुम्हें याद करना है। उसके बाद याद करना है तुम्हें क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है। जो वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। फिर 2 डायमेंशनल आता है, 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये भी पढ़ना है। 2 डायमेंशनल 2 तरह की होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, हेक्सागोनल में होता है 6, ये याद रखना है। उसके बाद 3 डायमेंशनल में क्या याद रखोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है, ये भी याद रखना है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितना स्पेयर को टच करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना स्पेयर को टच करता है, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद बच्चों 1.6.1 जो तुम्हारा एनसीईआरटी में है, उसके नीचे देखना एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स 1.1 एंड 1.2 वो पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ोगे बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन में 3 पैकिंग फ्रैक्शन है, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी। जो तुम्हारा
एफसीसी है उसका दूसरा नाम एसीपी और सीसीपी। ज़्यादातर कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है एसीपी और सीसीपी के पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, वो तुम्हें 74% होता है, वो एफसीसी के लिए भी होता है, वही होता है, वो निकालना है। फिर तुम्हारा आता है बीसीसी, बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%। फिर एससीसी, एससीसी में होता है तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है एससीसी जो है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.4%। ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। उसके बाद जो एक फॉर्मूला है D = ZM/AQNA, वो फॉर्मूला यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो एग्जाम्पल 1.5 है बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में, वो अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इंटेक्स 1.15, 1.16 और 1.18, ये 3 सवाल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद एक सवाल पढ़ लेना, विद द इंक्रीज ऑफ in which defects the density of the crystal increases, in which defects density of the crystal decreases। मतलब ऐसा in Assamese কেনেধৰণৰ বিন্দুক্ৰুটিত ঘনত্ব বাঢ়ে আৰু কেনেধৰণৰ বিন্দুক্ৰুটিত ঘনত্ব কমে, এইবিলাকৰ বিষয়ে তুমি অলপ পঢ়িবা। उसके बाद स्कॉटकी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये भी पढ़ लेना है। और एक सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी में भी मिलता है और फ्रैंकेल में भी मिलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गलती से भी मत भूलना, मुझे भूल सकते हो लेकिन ये मत भूलना, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, वो 3 पढ़ लेना है। उसके बाद एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ लोगे तो इस चैप्टर में हो जाएगा। इस चैप्टर में 4 मार्क्स है, तो इस चैप्टर में 4 मार्क्स के लिए इतना पढ़ोगे तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर इससे अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इससे अगर ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो तुम ये पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कर लेना। जैसे 1.11, उसके बाद आ गया तुम्हारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये ऐसे कर लेना। उसके बाद मैं आता हूँ सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसमें मार्क्स है 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स के लिए पहले तुम्हें पढ़ना है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। और इससे जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स भी कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल 2.1, 2.2 और 2.3, ये 3 एग्जाम्पल एकदम मतलब बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये जो 2.2 और 2.3 है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया भी था। और इससे रिलेटेड एक सवाल आता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोलारिटी चेंजेस, बट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोलेलिटी डज नॉट चेंज। अगर असामिस में बोलूँ, उष्णता बृद्धिर होइते मोलारिटीर परिवर्तन है किंतु उष्णता बृद्धिर होइते मोलेलिटीर परिवर्तन नहय। सो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। जो मोलारिटी है, मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। मोलारिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मोलेलिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। मास कभी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है। मान लो एक स्टोन है तुम्हारे पास, ठीक है, स्टोन को तुम हीट कर रहे हो, क्या उसका मास चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन तुम पानी है तुम्हारे पास, पानी को तुम हीट कर रही हो तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है। तो टेम्परेचर के साथ अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोलारिटी भी चेंज होगा। सो ये पढ़ लेना है। उसके बाद हेनरीज लॉ पढ़ोगे। हेनरीज लॉ में क्या पढ़ोगे? हेनरीज लॉ में पढ़ोगे, हेनरीज लॉ तो पढ़ोगे। उसके साथ जैसे हेनरीज लॉ इक्वल टू क्या है, P = K × X। अब X क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, और P से कांस्टेंट है। तो X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, क्योंकि P = KH × X। तो जब K इस तरफ आएगा, P/KH होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब X का वैल्यू बढ़ेगा, KH का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो तुम्हें ज़्यादातर ऐसा सवाल दिया होगा कि इस गैस का सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सॉलिड,
इस सॉलिड से सॉरी इस गैस से इस गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो इन दो गैस में किसका केस का वैल्यू ज़्यादा होगा? जिसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उस गैस का केस का वैल्यू कम, जिसका सॉल्युबिलिटी कम उसका उस गैस का केस का वैल्यू ज़्यादा। ये सवाल पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ लेना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस कैसे चेंज होता है। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, जब गर्म होता है तब वो मज़ा ज़्यादा आता है या ठंडा होने पे ज़्यादा मज़ा आता है? ओबियसली ठंडा होने पे ज़्यादा मज़ा आता है। ठंडा होने पे क्यों ज़्यादा मज़ा आता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस डिसॉल्व होता है। डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन द लिक्विड इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो पानी में गैस डिसॉल्व होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी वजह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब उसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा? घटेगा। सो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एकदम आराम से पढ़ लेना है। राउल्स लॉ का जो लास्ट एक्सप्रेशन है, पी टोटल इक्वल टू पी वन नॉट इक्वल टू पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट होल इंटू एक्स टू, ये पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो वो आइडियल सल्यूशन है, অসমীয়াত কোৱা হয় ইয়াক আদৰ্শ দ্ৰৱ, আদৰ্শ আৰু অনাদৰ্শ দ্ৰৱ কি, এই বস্তুটো পঢ়ি ল'বা। और राउल्ट लॉ जो बोला मैंने थोड़ी देर पहले, उस राउल्ट लॉ में एक ग्राफ है, वो ग्राफ जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और एक सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ? অসমীয়াত ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিচ্যুতি বুলিলে কি বুজায়? ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰ পৰা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিচ্যুতি বুলিলে কি বুজায়? এই প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ গ্ৰাফবিলাকো ভালকে পঢ়িবা। उसके बाद पढ़ना है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या है ये पढ़ लेना है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है, तो तुम्हें अगर 85 से ज़्यादा परसेंट चाहिए तो ये पढ़ सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ये तुम स्किप कर सकते हो 20 का। उसके बाद ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इन एसामिस ऑस्मोसिस माने रक्षाकर्षण और रिवर्स ऑस्मोसिस माने विपरीत रक्षाकर्षण। ये दोनों भी बिल्कुल पढ़ लेना है। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये दोनों बिल्कुल पढ़ लेना है। उसके बाद क्या पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, ये अगर इतना इस चैप्टर का पढ़ लिया तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है वो पढ़ लेना है। गैल्वेनिक सेल के साथ क्या पढ़ोगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल पढ़ लेना है। नार्न्स इक्वेशन पढ़ लेना है। नार्न्स इक्वेशन पढ़ लेना है। उसके बाद जो 3.1 एग्जाम्पल है वो पढ़ लेना है। उसके बाद 3.2 एग्जाम्पल भी पढ़ोगे। फिर इंटेक्स का जो क्वेश्चन है 3.5 3.6 ये दोनों भी पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये दोनों थोड़ा पढ़ सकते हो, अगर 85 से ज़्यादा चाहिए तो ही पढ़ लेना। उसके बाद मोलार कंडक्टेंस, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद तुम्हारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशंस, ये और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद कोलोरस लॉ, ये भी पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो एग्जाम्पल है 3.8, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया था एग्जाम में और इस बार भी आने का चांसेस है। ये बिल्कुल पढ़ लेना। मुझे भूल सकते हो लेकिन ये सब चीज़ मत भूलना, ठीक है, याद रहे। उसके बाद जो सेल है वो अगर तुम्हें 85% से ज़्यादा चाहिए तो ही सेल को पढ़ सकते हो। उसके बाद 3.5 इन एक्सरसाइज का 3.5 का जो है वो पढ़ लेना है। 3.3 एक्सरसाइज वो भी पढ़ना है। उसके बाद आता हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में केमिकल काइनेटिक्स, इसमें भी 5 मार्क्स है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स बहुत आसान है इस चैप्टर का। सो केमिकल काइनेटिक्स में पहले तुम्हें पढ़ना है व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। उसके बाद जो ये इंटेक्स क्वेश्चन है 4.1 और 4.2, ये दोनों पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद
रेट एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है ये पढ़ना है। 4.3 एक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ना है। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ये भी पढ़ना है। 4.3 एग्जाम्पल, 4.4 एग्जाम्पल। उसके बाद क्या पढ़ोगे? हाँ, 4.3 और 4.4 इंटेक्स क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डस मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो, ये बिल्कुल पढ़ लेना है। उसके बाद डिराइवेशन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों का पढ़ लेना है। उसके बाद हर रिएक्शन में जीरो ऑर्डर या फास्ट ऑर्डर हो, इस दोनों का हाफ लाइफ पीरियड ये दोनों पढ़ लेना है। इन दोनों में जो ग्राफ है, ग्राफ तो बिल्कुल गलती से भी छोड़ना मत, ग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम्पल है 4.7 और 4.8। ये तो बहुत, ये 4.7 नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन 4.8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों पढ़ना है। इतना पढ़ोगे तो उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, इतना पढ़ोगे तो आई थिंक इस चैप्टर में सफिशिएंट है। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में 4.6 नंबर जो सवाल है 4.6, उसके बाद आता है 4.9, 4.9 के बाद आएगा तुम्हारा 4.16, 4.18, 4.19। उसके बाद क्या पढ़ोगे? हाँ, इतना पढ़ोगे और 4.15 पढ़ सकते हो। इतना पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मतलब सफिशिएंट मतलब तो 100% तो मिलेगा नहीं, इतना पढ़ोगे तो पता ही बोल ही सकता हूँ। मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बोला। उसके बाद जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री है, वो सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखो। सो सरफेस केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ोगे एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेंट क्या है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इस दोनों का डिफरेंस पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में दो डिफरेंस पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। और एब्जॉर्प्शन एक आइसोथर्मिक प्रोसेस है, ये पढ़ लेना है। इन एसामिस অধিকখন এটা তাপবর্জী प्रक्रिया, এইটো পড়িবা, ভালকে পড়িবা। उसके बाद तुम्हारा एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 5.1.4 जो है उसमें एक पैराग्राफ है, उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। वो पैराग्राफ जितना है वो पूरा पढ़ लेना, फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हाँ बोल दिया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में छोटा छोटा दो डिफरेंस पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ा मत पढ़ो, छोटा छोटा वाला पढ़ लो। उसके बाद होमोजेनियस कैटालिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट, ये पढ़ लेना है। उसके बाद शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, ये भी पढ़ना है। इसमें से सबसे अहम सवाल एक आ सकता है, वो है हमारा ZSM5। एक शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ सकते हो? उसके बाद तुम लोग कॉलॉइड्स में आ जाओ। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स पढ़ना है। उसके बाद इमल्शन किसे कहा जाता है उसको पढ़ना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन से कैसे हर चीज़ को क्लीन किया जाता है, इसका जो एक्शन है वो पढ़ना है। उसके बाद पेप्टाइजेशन भी पढ़ना है। उसके बाद डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस भी पढ़ना है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ये पढ़ना है। उसके बाद हार्डी-सुलस रूल जो है वो भी पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इमल्शन थोड़ा पढ़ सकते हो। इतना पढ़ोगे तो इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। तुम लोग तो सोच रहे हो कि सर ने तो मतलब सब कुछ पढ़ने के लिए बोला, लेकिन सब कुछ नहीं बोला बेटे। बहुत ऐसा कुछ
कुछ रह गया जो मैंने स्किप कर दिया। तुम तो अगर 100% पढ़ोगे तो बहुत वक्त लग सके, मैंने जस्ट सिलेक्टिव बोला है। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। मैं और सॉरी, जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के में से कुछ, हाँ, एक्सरसाइज में 5.15 ये पढ़ लेना है तुम्हें, और मैंने जितना बोल दिया उतना सफिशिएंट है आई थिंक। और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में बाकी मैं बोल दूंगा। बाकी जो चैप्टर 5 तक ही बोला, फिर चैप्टर जो 6 है, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 तक सेकेंड पार्ट में बोल दूंगा। फिर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में, 4 पार्ट में पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा। उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें तुम 4 दिन में इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हो, वो देखना मत भूलना। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपकी सुकांतो सर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।